Hello all the students of class 9th, hope you all are doing good. So welcome back to the another video. आज हम देखेंगे सेकंड चैप्टर आपके बिहाइव बुक का और जिसका टॉपिक है साउंड ऑफ म्यूजिक और दिस इज द स्टोरी विच इज़ ऑल अबाउट द म्यूजिशियन एवलिन ग्लेनी। एवलिन ग्लेनी के बारे में आज हम देखेंगे, उनके लाइफ के बारे में। ये चूँकि चैप्टर जो है वो आपका 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो हम पहले फर्स्ट पार्ट कवर करेंगे एंड देन हम नेक्स्ट वीडियो में सेकंड पार्ट देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका फर्स्ट पार्ट। हियर इज़ द चैप्टर फ्रॉम योर बुक एंड द टॉपिक इज़ द साउंड ऑफ म्यूज़िक। तो होता क्या है कि यहाँ पे आप एक देख रहे होगे, 2 लाइनें लिखी हैं बिल्कुल ही बोल्ड लेटर्स में, एवलिन ग्लेनी लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट। ये एक तरीके का रिडल नज़र आ रहा होगा आप लोगों को कि ऐसा कैसे हो सकता है कि बिना सुने वो म्यूज़िक को सुनती थी। येस, एग्जैक्टली दिस इज़ द स्टोरी ऑल अबाउट। एवलिन ग्लेनी जो थी वो एक्चुअली में डीफ थी, यानी कि वो सुन नहीं सकती थी। उनकी आवाज़ बहुत ही अच्छी थी। उनकी म्यूज़िक को सेंसेशन, उनको वाइब्रेशन और बहुत ही अच्छे तरीके से वो म्यूज़िक को फील कर सकती थी। वो सुनती थी जो वाइब्रेशन या जो फीलिंग उनको म्यूज़िक के थ्रू सुनाई देती थी। और शायद उतनी अच्छी समझ हमें भी नहीं होगी म्यूज़िक की, जितनी ब्यूटीफुली, जितने अच्छे से वो म्यूज़िक को सुन सकती थी और उसको फील कर सकती थी। तो यहाँ पे होता क्या है कि एक बार की बात है, रश आवर क्राउडेड जॉस्टल फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म। अ स्लाइट गर्ल लुकिंग यंगर देन हर 17 years was nervous yet excited as she felt the vibration of approaching train। तो यहाँ पे हम पहले तो उनके लाइफ स्टाइल के बारे में पढ़ेंगे, उनके लाइफ स्टोरी के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आपको बताता क्या है कि एक बहुत ही क्राउडेड जगह पे, जहाँ पे प्लेटफॉर्म है, जहाँ से ट्रेन जाती है, वहाँ पे एवलिन खड़ी हैं और उनको जो है बिल्कुल भी कुछ सुनाई तो नहीं देता है एट द एज ऑफ 17, क्योंकि वो 17 साल की दिखती नहीं है, वो उससे भी यंगर दिखती हैं। बहुत ही ज़्यादा नर्वस और एक्साइटेड भी थी, क्योंकि उनको ट्रेन की जो वाइब्रेशन है, यानी जब ट्रेन आती है तो प्लेटफॉर्म पे अगर आप कभी फील करोगे तो वाइब्रेशन सी फील होती है, वो उनको फील हो गई थी कि हाँ ट्रेन आ गई है। और वो उनका पहला दिन था। किस चीज़ का पहला दिन था? वो रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक जो कि लंदन में है, वहाँ पे वो गई थी अपनी आगे की म्यूज़िक की पढ़ाई करने के लिए और म्यूज़िक सीखने के लिए। और उनके लिए बहुत ही बड़ा चैलेंज था। क्यों था? क्योंकि म्यूज़िक को सुनना और उसकी समझ होने के लिए आपकी हियरिंग बहुत ही तेज़ होनी चाहिए, और उनकी तो हियरिंग थी नहीं, बिकॉज शी वॉज, बिल्कुल ही वो क्या थी, डिफ थी। एवलिन जो थी उनको बहुत ही धीरे धीरे, लाइक होता है ना, कुछ लोग होते हैं जो कि जन्म से ही उनको किसी तरीके का कोई डीमेरिट होता है। लाइक कुछ लोग होते हैं कि जो जन्म से ही गूंगे होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो जन्म से ही बहरे होते हैं। लेकिन एवलिन ने ऐसा कुछ नहीं हुआ था। वो धीरे धीरे, ग्रेजुअली, यानी कि बिल्कुल धीरे धीरे उनकी जो हियरिंग है वो ख़त्म होने लगी थी। उनकी मदर जो थी, उनको याद है कि वो कैसे, वो धीरे धीरे, जब वो 8 साल की थी तो उनको जब वो पियानो वगैरह बजाती थी, म्यूज़िक के प्रति उनका इतना प्यार था कि जब वो पियानो वगैरह बजाती थी तो उनकी हियरिंग इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी इन स्पाइट ऑफ म्यूज़िक के अलावा कि वो सुन सके। तो जब उनकी मम्मी उनको आवाज़ देती थी तो वो सुन नहीं पाती थी। वहाँ से उनको ऐसा लगता था जैसे कि वो सुनी ही नहीं है। एंड देन उनको रियलाइज़ होता है कि अरे ये तो शायद सुन सकती नहीं है। धीरे धीरे उनकी हियरिंग पावर ख़त्म हो रही थी, पूरी तरीके से नहीं हुई थी, लेकिन धीरे धीरे उनकी जो हियरिंग पावर थी वो ख़त्म होने लगी थी। तो उसके बाद होता क्या है कि उनको जिस स्कूल में, चूँकि पहले वो नॉर्मल स्कूल में पढ़ती थी, जो कि किसी स्पेशल स्कूल नहीं था जिसमें कि ऐसे स्पेशल बच्चों को पढ़ाया जा सके, बट जिस स्कूल में वो पढ़ती थी उस स्कूल में ही जो है उनको बताया गया कि टीचर्स ने बुला करके उनके पेरेंट्स को बताया दैट शी कांट लिसन केयरफुली, और उनको नहीं सुनाई दे रहा है, धीरे धीरे वो अपनी हियरिंग खो रही हैं, उनको किसी स्पेशलिस्ट की ज़रूरत है।
तो उनको ऐसा किसको लगता था, टीचर्स को ऐसा लगता था कि उनको किस चीज़ की ज़रूरत है, उनको किसी स्पेशलिस्ट की ज़रूरत है। लेकिन खुद में उनको कभी ऐसा नहीं लगता था, वो हमेशा सोचती थी नो शी इज़ फिट। उनको हमेशा ऐसा लगता था कि वो बिल्कुल ही आम जिंदगी जिएंगी, मतलब वो कभी भी एक स्पेशल किड या स्पेशल चाइल्ड की तरह नहीं जीना चाहती थी। वो कभी भी ऐसे नहीं जीना चाहती थी कि वो डिफ है, वो सुन नहीं सकती तो कुछ उनको सिंपैथी दे लोग। वो बिल्कुल ही नॉर्मल ज़िंदगी जीना चाहती थी। तो यहाँ पे जो है वो बताते हैं कि किस तरीके से उनकी 17, ये तो उस एज में जब वो लंदन में थी, पढ़ाई कर रही थी, लेकिन उससे पहले उनकी ज़िंदगी में क्या हुआ यहाँ पे ये बता रहा है। तो होता क्या है कि धीरे धीरे जब उन्होंने अपनी पूरी लाइक बिल्कुल ही खो दी, बिल्कुल ही अपनी हियरिंग, तो वो बिल्कुल ही ब्लैंक हो गई थी। उनको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करना है नहीं करना है। लेकिन एवलिन सोचती हैं कि वो गिव अप नहीं करेंगी, वो कभी भी हार नहीं मानेंगी। वो बहुत ही डिटरमाइंड लड़की थी, वो बहुत ही ऐसी लड़की थी जो सोचती थी कि मैं अपना जो मेरा म्यूज़िक के प्रति जो इंटरेस्ट है मैं उसको परस्यू करूँगी, मैं उसको आगे लेके जाऊँगी, मैं उसको छोड़ूंगी नहीं। बहुत से ऐसे लोग होते थे जो उनको बहुत ही डिस्करेज करते थे, यानी उनको इनकरेज नहीं करते थे, उनको प्रोत्साहन नहीं करते थे, बल्कि उनको नीचा दिखाने की कोशिश करते थे कि नहीं तुम नहीं कर सकती हो, तुमसे नहीं हो पाएगा। लेकिन वहीं पे एक तबला जो बजाते थे रॉन फॉर्बिस, उनको दिखा कि नहीं इसमें कोई पोटेंशियल है, ये कुछ तो कर सकती है। तो फिर उन्होंने धीरे धीरे जो है क्या किया, उनको एक बार बुलाया और फिर ना दो बड़े बड़े से ड्रम रखे उनके सामने और वो उनको बजाना शुरू कर दिए। जब वो उसको बजा रहे थे अलग अलग नोट्स, तो भले वो अपने कान से नहीं सुन रही थी, उन्होंने बताया रॉन फॉर्बिस ने कि वो अपने कान से नहीं सुन रही थी लेकिन वो उसको सेंस कर रही थी। एल्विन बताती हैं कि वो भले कान से नहीं सुन पा रही थी लेकिन उनको ऐसा लगा कि जैसे ही बहुत ही हाई टोन बजता है या बहुत ही हाई नोट लगता है तो उनको सेंसेशन जो है फील होती है अपने वेस्ट के ऊपर, और जब टोन थोड़ा नीचे वाला बजता है तो वेस्ट के नीचे जो है उनको सेंसेशन सुनाई देती है। यानी कि वो ऐसे पता करती थी कि जब सेंसेशन जो है बहुत तेज़ होती थी, बहुत ही हायर नोट्स होते थे, तो उनके वेस्ट के ऊपर वाला जो बॉडी पार्ट था उसमें सेंसेशन होती थी, और जब टोन लो होता था तो वेस्ट के नीचे वाले पार्ट में जो है उनको सेंसेशन होती थी। धीरे धीरे करके उन्होंने अपने सेंसेस से, अपने माइंड से, अपने दिल से जो है वो सोचना और सुनना शुरू कर दिया था। उन्होंने अपने दिमाग और अपनी बॉडी को बिल्कुल ही साउंड्स एंड वाइब्रेशंस उन्होंने फील करना शुरू कर दिया, बिकॉज शी वॉज अ वेरी हार्ड वर्किंग गर्ल। वो बहुत ही हार्ड वर्किंग थी, वो कभी भी पीछे मुड़ के देखने वालों में से नहीं थी। और धीरे धीरे करके उन्होंने पूरा यूनाइटेड किंगडम, यानी उन्होंने पूरा यूके टूर कर लिया था। बहुत सारे ऑर्केस्ट्रा में उन्होंने प्ले किया था, और वो बिल्कुल ही छोटी, लाइक शी वाज 16 एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जब उन्होंने इतना कुछ कर लिया था। एंड उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो म्यूज़िक में ही अपनी आगे की ज़िंदगी यानी अपना कैरियर जो है वो बनाएंगी। इसके लिए उन्होंने ऑडिशन दिया, कहाँ, रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक, जिसकी बात हमने स्टार्टिंग में की थी, जहाँ पे वो खड़ी थी फर्स्ट डे के लिए और उनको वाइब्रेशन फील हुई थी प्लेटफॉर्म पे, वहीं के लिए जो है उन्होंने ऑडिशन दिया। तो जब उन्होंने ऑडिशन दिया तो उनको जो है लंदन के जो उस एकेडमी में, म्यूज़िक एकेडमी में सबसे हाईएस्ट मार्क्स, यानी इतने मार्क्स अभी तक किसी टॉपर को भी नहीं मिले थे, उतने मार्क्स उनको मिले और उनको बहुत सारे अवार्ड्स मिले। और एल्विन जो है वो बहुत ही उनके लिए हीरोइक अचीवमेंट था, उनके लिए ये बहुत ही बड़ा अचीवमेंट था कि उन्होंने वो पा लिया जहाँ वो होना चाहती थी, और उन्होंने ये प्रूव कर दिया कि कोई भी चीज़ उनको, कोई भी डिमेरिट या किसी भी तरीके का कोई भी मतलब बोलते हैं ना कि आपके अंदर किसी चीज़ की अगर कमी है तो वो उसको, आपके पैशन को रोक नहीं सकता है। तो इसी तरीके से जो है उन्होंने अपने बहुत सारे कॉन्सर्ट किए, उन्होंने बहुत जगहों पे उन्होंने जाके प्ले किया, म्यूज़िक बजाया, उन्होंने अलग अलग तरीके के इंस्ट्रूमेंट बजाती थी वो, इंटरनेशनली वो बहुत जगह टूर करती थी। और उनका शेड्यूल बहुत ही हेक्टिक, यानी कि बहुत ज़्यादा वो काम करती थी, चूँकि वो बहुत हार्ड वर्किंग थी तो उनका शेड्यूल काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक होता था। इसी बीच में जो है उन्होंने ऐसा लगता था कि जैसे अगर वो 10 लोग, जो लोग सुन सकते हैं, उनके बीच अगर वो बैठें तो वो 2-4 घंटे का डिस्कशन तो वो आराम से कर सकती हैं और एक भी वर्ड वो मिस नहीं करेंगी। लाइक ऐसा होता था कि वो अगर कोई बोल रहा है तो वो एक एक वर्ड, चाहे वो फ्रेंच में हो या नॉर्मल इंग्लिश हो, वो
आराम से उस चीज़ों को, फ्रेंच, स्पेनिश, सारे लैंग्वेज को समझ सकती थी। और वो थोड़ा सा कहती हैं कि जो मेंस जो होते हैं, जिनके बियर्ड होते हैं, यानी जिनकी दाढ़ी होती है, उनको थोड़ा सा पढ़ने में उनको मुश्किल होती है। थोड़ा सा ये कहते वो हंसती हैं कि थोड़ा सा ना मैं उनको देख के मैं कंफ्यूज्ड इसलिए हो जाती हूँ क्योंकि मैं केवल लिप्स रीड नहीं करती हूँ। जो लोग नहीं सुन सकते वो क्या करते हैं, हमारे एक्सप्रेशन से या हमारे लिप्स से कि हम क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं वो देखते हैं। लेकिन वो पूरा चेहरा, शी लुक्स द होल फेस, वो पूरा चेहरा देखती थी, स्पेशली आईज यानी आंखें। वो आंखों से देखती थी कि हाँ वो क्या कहना चाह रहा है। और वो बहुत ही फ्लॉलेसली बोलती थी, बहुत ही अच्छा बोलती थी। और वो कहती हैं उस 2-4 घंटे का जो डिस्कशन हुआ था 10 लोगों के साथ उसके बीच, कि आप लोग सोच रहे होंगे या चौंक रहे होंगे कि मेरी इतनी अच्छी मैं कैसे बोल पाती हूँ या समझ पाती हूँ। तो मैं आप लोगों को बता दूँ, इसलिए क्योंकि मैंने 11 साल की उम्र में अपनी हियरिंग खोई है, यानी कि मैं बचपन से ही डीफ नहीं हूँ। लेकिन फिर भी लोग वहाँ पे बोलते हैं कि नो मैटर कि आपने कितने साल में खोई हो, लेकिन फिर भी आप इतने अच्छे से जो है सारे लैंग्वेजेस, चाहे वो जापानीज़ हो, फ्रेंच हो, स्पेनिश हो, सारे लैंग्वेजेस वो सुन सकती थी। और म्यूज़िक में तो वो सब कुछ एक्सप्लेन कर सकती थी। और वो बताती हैं कि म्यूज़िक जो है उनके फुल बॉडी में है। वो जैसे कभी भी अगर पियानो बजाती हैं, सेलोफोन्स बजाती है, तो उनके हाथों में सेंसेशन होती है, लाइक ऐसा लगता है उनकी उंगलियों में जो है वो सेंसेशन हो रही है। उनके चीक बोन जो है, उनके हेयर, यहाँ तक कि वो बोलती हैं कि मेरे हेयर्स में भी सेंसेशन होती है जब भी मैं साउंड सुनती हूँ या जब भी मैं म्यूज़िक बजाती हूँ। वो कहती हैं कि वो सब कुछ फील कर सकती हैं, स्पेशली अगर वो किसी वुडन प्लेटफॉर्म पे खड़ी हैं तो वो अपने चप्पल या जो भी वो शूज़ पहनती हैं उसको उतार देती है, ताकि पैरों से होते हुए सेंसेशन वो पूरे ऊपर तक सुन सके और उस सेंसेशन को जो है वो फील कर सके। सरप्राइजिंगली जो है वो बहुत ही ऑडियंस उनसे बहुत ही सरप्राइज्ड भी होते हैं, बहुत ही खुश भी होते हैं। 1991 में जो है उनको रॉयल फिलहारमोनिक सोसाइटी की तरफ से जो है उनको सोलोलिस्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया था, जिसमें कि वो बहुत ही बड़ी अचीवमेंट होती है जो उनको दिया गया था। और वो बताती हैं कि वो जेम्स ब्लेड यानी कि जो बहुत ही बड़े म्यूजिशियन हैं, उन्होंने कहा था कि उनके अंदर बहुत पोटेंशियल है और वो आगे बहुत कर सकती है। यानी कि उन्होंने अप्रिशिएट किया था एवलिन को कि तुम बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो, तुम बहुत ही अलग हो, तुम बहुत ही अच्छा कर सकती हो। हम जिस चीज़ को सुन सकते हैं हम उसको फील करते हैं, बट तुम बिना सुने केवल उस चीज़ के वाइब्रेशन से इतना ब्यूटीफुली किसी चीज़ को समझ सकती हो। एल्विन बताती हैं कि वो बहुत ही वर्कोहोलिक, यानी उनको काम करना बहुत पसंद था, वो बहुत ही हार्ड वर्किंग थी। क्लासिकल म्यूज़िक भी जो है वो हमेशा बजाती थी और उनको काम करने का बहुत शौक था। और वो प्रिजन्स में यानी कि जेल में या हॉस्पिटल्स में वहाँ पे वो फ्री में कॉन्सर्ट करती थी। और फिर उन्होंने अधिकतर सबसे ज़्यादा जोर किस तरफ दिया था, यूथ को जो है म्यूज़िक के लिए जागरूक करने के लिए। यूथ को वो चाहती थी कि म्यूज़िक के प्रति जो है उनका भी रुझान बढ़े। और फिर वो बताती है कि उन्होंने जो भी अचीव किया उसमें से बहुत कुछ जो है उन्होंने लोगों को ऑर्फिनेज में या डोनेशन, सब्सक्रिप्शन, उन्होंने बहुत कुछ दिया। और फिर वो कहती हैं कि वो इंस्पिरेशन है डीफ चिल्ड्रंस के लिए, यानी कि जो बच्चे सुन नहीं सकते हैं उनके लिए वो एक इंस्पिरेशन बनी, एक मिसाल बनी। और फिर जो है वो चीज़ देख करके उनको बहुत ही खुशी और सुकून मिलता है कि उन्होंने वो चीज़ कर लिया। और फिर वो बताती हैं कि वो इतना कुछ अचीव कर चुकी हैं कि शायद लोग उनकी दुगनी उम्र में भी उतना अचीव ना कर सकें। वो हमेशा जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पे जाती हैं, कॉन्सर्ट करती हैं, दूसरे लोगों को, जो लोग हैंडीकैप्ड हैं, जो लोग चल फिर नहीं सकते हैं, जो लोग सुन नहीं सकते हैं या किसी भी तरीके का कोई भी उनमें डिमेरिट है, तो वो उनको इनकरेज करती है, डिस्करेज नहीं, क्योंकि उनको बहुत डिस्करेज किया गया है। तो वो जितना उनको चाहे वो उतना इनकरेज और मोटिवेट करने की कोशिश करती हैं कि अगर मैं कर सकती हूँ तो तुम क्यों नहीं कर सकते हो। तो वो बताती हैं कि इफ़ शी कैन डू इट आई कैन, अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हो। नॉट द लीस्ट शी हैड गिवन इनॉर्मस प्लेजर टू मिलियंस, उन्होंने बहुत सारे लोगों को खुशियाँ और बहुत सारे लोगों को इंस्पिरेशन दी है। दिस इज़ द स्टोरी ऑल अबाउट, जिसमें कि एवलिन के बारे में, उनके लाइफ के बारे में, उनके स्ट्रगल के बारे में बताया गया है। और ये फर्स्ट पार्ट है इस चैप्टर का। नेक्स्ट पार्ट जो है आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा।
इससे रिलेटेड इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स. टिल देन, स्टे सेफ, स्टे होम. थैंक यू.